जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग को कॉल लगाने जा रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन आपको पता है कि हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं और कई चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अभी 200 अधिक जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं। पास और दूर की सुविधा के कारण उलझे हुए नियोजित शिक्षक कई ऐसे मेरे भी जान पहचान फैमिली में हैं जो कि नियोजित शिक्षक जिनका डिस्टेंस 1 किलोमीटर 500 मीटर के डिस्टेंस में है, वो जाकर के नए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो ये रिक्तियां आएगी 22 तारीख तक वेट करिए। आज छठ पूजा का फर्स्ट अर्घ था। सभी लोग को हैप्पी छठ पूजा एंड जय छठी मैया का सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और आज डूबते हुए सूरज की अर्घ दिया गया है और कल उगते हुए सूरज की अर्घ दिया जाएगा। इसी के साथ आपका छठ पूजा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका रिमेनिंग 15 से 16 18 दिन बचा है आपका एग्जामिनेशन में। तो उसके तैयारी के लिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप इन सारे सब्जेक्ट को SCRT NCRT लूसेंट्स और जितने भी मैंने PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किया सभी का रिवीजन के लिए अभी सभी को कॉल हम लगाने जा रहे हैं आपके सामने। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस तरह से स्टार्ट हो जा रही है। चलिए जय हिंद। जय हिंद। चलिए 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे आगे बढ़ाते हैं। ओके, आप लोगों का छठ पूजा हो गया? क्या चाहिए आप लोग की तरफ? अच्छा, आप यूपी से? ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट हम अपने हाँ जी, कुछ बोलना है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीधे। ओके, सीधे स्टार्ट करते हैं। आपका NCRT से आपका लिया 11 क्लास का है जो कि मैंने आपको दिया है, उसी से कुछ हम अपने नोट से हम आपको बता रहे हैं और बाकी आप लोग जो तैयार करके लाए हैं फिर हम बीच में आपको देंगे मौका बोलने के लिए। जैसे कि आपका है क्लास 9 का है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19। द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव रहता है। यह कण परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान इसका भी वही रहेगा 1.67 × 10⁻27 kg के। न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है, जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है और द्रव्यमान बराबर होगा 1.467 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, कुछ और बता देते हैं। मानव रक्त आपका बायोलॉजी का टॉपिक है। यह विशेष तरल संयोजी ऊतक होता है। स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त के अध्ययन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं। रक्त का जो अध्ययन करते हैं उसको हेमाटोलॉजी कहते हैं। रक्त का निर्माण जो होता है हेमोपिसिस के नाम से जानते हैं और ये निर्माण कहाँ पर बनता है? व्यस्क मानव में रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो के नाम से जानते हैं। कोशिका द्वारा होता है। रक्त का लाल जो होता है रक्त का रंग जो होता है लाल किसके कारण होता है? वो आपका हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और इसका हीमोग्लोबिन। और pH वैल्यू कितना होता है? 7.4। हल्का क्षारीय, 7 से ऊपर जितने भी होगा वो क्षारीय होगा। अल्फाबेटिकली जिसे उच्चार हिंदी के वर्णमाला के अनुसार याद रखिएगा। पहले हम OR से ही पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से अम्लीय स्टार्टिंग में आएगा, यानी 0 से लेकर के 7 तक होगा अम्लीय और 7 आपका उदासीन होता है और उसके बाद 7 से ऊपर जितने भी होता है वो क्षारीय उसको कहते हैं। ठीक है, यानी हल्का क्षारीय होता है। हमारा जो ब्लड होता है वो लगभग हमारे पूरे बॉडी और मास का लगभग 7 से 8% होता है। अगर मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है तो 60 किलो का 7%। एक सेकेंड उषा जी, आपको कोई दिक्कत? नंदिनी जी, आपको दिक्कत आ रही है?
नंदिनी जी आप अपना हेडफोन ठीक कर लीजिए, क्योंकि वॉइस में तो कौन बोल रहे हैं? ओके, सभी को क्लियर आ रहा है आवाज अभी? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बता रहे थे रक्त का पीएच लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल होता है, आप लोग को पता है, नहीं होता तो हाथ काट के देख लीजिएगा कीजिएगा मत। तो लाल होता है, और ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण होता है। पीएच का मान कितना है इसका? 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है, और इसका भार जो होता है हमारे बॉडी के मास के डिपेंड करता है। लगभग अगर आपका 60 kg वेट है, वजन है, तो उसका 7% निकाल लीजिए। 7% लगभग 7×42 4.2 kg के आसपास रहेगा। 5 से 6 kg के जनरली मेल का रहता है लीटर, 5 से 6 लीटर मेल का रहता है ब्लड, और फीमेल का रहता है 4 से 5 लीटर। ठीक है। रक्त अब दो तीन चीज़ों पर डिवाइड करते हैं। एक तो द्रव, इसमें रहता है लिक्विडिटी, यानी द्रव की मात्रा रहता है 55%। किन्हीं का कॉल आ रहा है, एक सेकंड। आगे बढ़ते हैं। नंद जी आप म्यूट कर लीजिएगा। जिसमें रक्त होता है 55% और 45% सॉलिड इसमें पाया जाता है। विषमांगी मिश्रण होता है, क्लोराइड विलयन इसमें पाया जाता है। रक्त ब्लड इसको कहते हैं रक्त रुधिराणु, किसको कहते हैं? रुधाणु, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का तीनों का मिश्रण रहता है। आरबीसी किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स का ये तीनों का मिश्रण होता है। इसको कहते हैं रक्त रुधाणु। नंदिनी जी आप इस या तो डिस्कनेक्ट कर दीजिए या फिर आप म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट, प्लाज्मा। प्लाज्मा में हल्का पीला रंग होता है, नीली रुधिर के वर्ण के कारण होता है, हल्का पीला रंग का होता है वो प्लाज्मा। और प्लाज्मा नेक्स्ट है, प्लाज्मा में 92% जल रहता है और 8% यौगिक रहता है। यौगिक मतलब कौन सा? कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक, ये दोनों का मिश्रण रहता है। कार्बनिक यौगिक जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल जैसे NaHCO3, KH CO3 या फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे अकार्बनिक होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? एल्यूमिनियम होता है, और ग्लोबिन होता है, प्रोफिथिन होता है, और आपको प्रोबिब्रीन होता है। रक्त रुधाणु के जो होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आपके बॉडी में रहता है वो आरबीसी रहता है, रेड ब्लड सेल, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल। सबसे कम मात्रा में व्हाइट ब्लड सेल रहता है। ठीक है, काउंट लिस्ट में। अब चलते हैं आपके आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जीवों में परिपक्व आरबीसी जो रहता है केंद्र रहित रहता है इसमें, और आरबीसी के अंदर जो संख्या रहता है हीमोग्लोबिन के कारण पाए जाते हैं, जितने भी संख्या पाई जाती है। और इसके आकार होंगे वृत्ताकार, हाँ, जो आपके वृत्त के आकार का रहेगा। और बस हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन वर्णक कहलाता है। इसको हीमोग्लोबिन को, जिसमें हम श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं, और बना होता है हीम और ग्लोबिन के कारण। हीम का मतलब 4 से 5% हीम रहता है। हीम का मतलब होता है फेरम यानी कि कॉपर, सॉरी फेरम मतलब लोहा। इसमें हीम का मतलब होता है 4 से 5%, फेरम इसी के कारण से होता है, वो लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। और ग्लोबिन मतलब होता है 95 से 96% जो होता है ग्लोबिन, और लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। लाइकोप्रोटीन जिसमें से जब 2 अल्फा और 2 बीटा का श्रृंखला बनती है। और ये गाढ़ा भूरा रंग का होता है। जो हीम जो होता है यानी जो आपका लोहा के जो होता है आयरन, वो हल्का गाढ़ा भूरा रंग का होता है। यह श्वसन गैसों को अपनी संरचना से जोड़ने का कार्य करता है, और ये संरचना है। चलिए, इसका मैं फोटो आपको भेज दूंगा वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको मेरे नोट्स से है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग को मैंने दिया था आज क्लास 9 और 10th का NCERT SCERT जो भी आपका सब्जेक्ट था, किसी का साइंस था, किसी का SST, आपने तैयार किया है? कुछ आपने तैयार किया है? जी बताइए। हाँ, आप कर पाएंगे आज?
कीजिएगा आज? चलिए ठीक है, आपको मौका। और उषा जी आपका तैयार है, आप बोलना चाहेंगे अभी? सब ओके, ठीक है, आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए आप रूपा जी आप स्टार्ट, आप कर दीजिए स्टार्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। डिस्कस करूंगी यहाँ पे। लेसन 1 है द और। कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। हाँ, समझ लेंगे। कोई नहीं, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले हैं। ओके, चीजें देखते हैं रात को, और रात को जो भी हमें दिखाई देता है, चाहे स्टार्स हैं या मून्स हैं या सन है, वो सारी चीजें सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं। इसमें से कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो काफी हॉट गैसेस से मिलकर बने होते हैं। सो जो सेलेस्टियल बॉडी हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है और अपना उनका लाइट होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टार्स। सो उनको हम लोग स्टार्स या फिर हम लोग तारा कहते हैं। हम सन भी एक स्टार है, क्योंकि ये जो हमारा जो सन है वो काफी जो है हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, हॉट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। सो ये इस कारण से जो है ये काफी हॉट है और इसका अपना लाइट भी है। सन को छोड़कर कुछ तारे जो हैं हमें सन का जो है रोशनी और उसका हीट जो है हम महसूस कर पाते हैं, लेकिन अदर जो तारे हैं उनका हम रोशनी या फिर हीट जो है महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमसे काफी दूर हैं। सो दैट इज सो फार अवे फ्रॉम अस, सो वी कैन नॉट फील द लाइट एंड हीट ऑफ द स्टार्स। रात के समय ध्यान से देखने पर हमें तारों के समूह से बने कुछ आकार दिखाई देते हैं, एंड जिसे हम कॉन्सलेशन कहते हैं। ये जैसे कि हमारे पास उर्सा मेजर है, स्मॉल बियर है जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं हिंदी में। सो एक तारा हमें हमेशा उत्तर की ओर चमकता दिखाई देता है, जिसे हम पोल स्टार कहते हैं। पूर्व के समय में जो है इसी से जो है लोग जो है दिशा का अनुभव। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनकी होती हैं। सो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को, ऐसे हेवनली बॉडी को हम ग्रह कहते हैं, जिसे हम प्लैनेट कहते हैं। इनका अपना हीट और लाइट नहीं होता है। कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो रात को चमकते हैं और ये हमें जो है तारों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो है हीट और लाइट जो है ये स्टार्स से इनको रिसीव होता है, जैसे वीनस है। सो प्लैनेट वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल यानी कि सन और 8 प्लैनेट्स, इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरोइड्स हैं, ये सारे मिलकर जो है सोलर सिस्टम का जो है निर्माण करते हैं। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है इन सारे इस सोलर सिस्टम का जो है मुखिया है। द सन ये हेड है और ये मिलकर बना है काफी हॉट गैसेस से, हीलियम एंड हाइड्रोजन। सोर्स ऑफ हीट जो है ये अर्थ पे है। सन जो है हमारे अर्थ पे जो है हीट का सोर्स है, और ये जो है इसके पास जो है पुलिंग फोर्स है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, इससे ये सारे सोलर सिस्टम में जितने भी हेवनली बॉडीज हैं उनको ये अपनी तरफ बांध कर रखती है। और यही वजह है कि जितने भी जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं या फिर एस्टेरॉइड्स हैं, ये सारे जो है सन का चक्कर लगाते हैं। Sun is 150 million away from the Earth. हमारे अर्थ से जो है सन जो है 150 मिलियन दूर है। लाइट रीचेस इन द जो हमारे अर्थ पे जो लाइट, सन का जो लाइट है उसको पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सोलर सिस्टम के में जो है हमारे टोटल जो है 8 प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अर्लियर जो था ये 9 प्लैनेट्स थे, जिसमें प्लूटो था। प्लूटो को 2006 में 24 अगस्त 2006 में जो है इसको जो है प्लैनेट के श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये जो था इसके ऐसा पाया गया कि सेरेस और
और यूबी 313 जैसे जो कुछ ड्वार्फ प्लैनेट हैं, जो कुछ बौने ग्रह हैं, वो इसी के बराबर है और इसीलिए इसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। इसके अलावा हमारे पास जो है 8 प्लैनेट्स बचे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसको याद करने के लिए हम लोग जो है शॉर्ट में जो है दूरी के हिसाब से अगर हमें याद करना हो प्लैनेट्स को, तो हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। यानी कि M4 जो है मरकरी, M4 Mars, J4 Jupiter, S4 Saturn, U4 Uranus and N4 Neptune। तो जितने भी सोलर सिस्टम है वो सारे जो है अर्थ को जो है सन को जो है वो मूव करते हैं, रिवॉल्व अराउंड करते हैं और ये जो है एक फिक्स्ड पार्ट में, अंडाकार पाथ में जो है ये लोग जो है सन का जो है चक्कर लगाते हैं और इस पाथ को हम लोग ऑर्बिट करते हैं, यानी कि कक्षा। मरकरी इज द नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी जो है सबसे नजदीक का और सबसे छोटा प्लैनेट है सन से। ये टोटल जो है 88 डेज लेता है सन के रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। वीनस जो है that is considered Earth's twin sister। वीनस को यानी कि शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जो है जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप जो है वो सिमिलर है, अर्थ के बराबर है। और ये इसको जो है सबसे वीनस जो है ये सबसे चमकीला जो है ग्रह भी है जो आसमान में हमें दिखता है। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स को यानी कि मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्योंकि इस पे जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। जो जुपिटर है, बृहस्पति है, वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न हैज मेनी रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न जो है उसके जो है चारों तरफ जो है हमें कुछ छल्ले दिखाई देते हैं, रिंग्स दिखाई देते हैं, जो कि बने होते हैं डस्ट पार्टिकल से, आइस से और रॉक से। जुपिटर एंड यूरेनस हमारे पास जो है हम लोग सैटर्न के अलावे जो है अभी हाल फिलहाल में जो स्टडीज हुई है इससे पता चला है कि जुपिटर और यूरेनस के पास भी जो है सैटर्न की तरह जो है रिंग्स मिलते हैं। यूरेनस इज मेड ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम। यूरेनस जो है वो काफी कोल्ड प्लैनेट है। ये सोलर सिस्टम का जो है एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है और रीजन ये है कि इस पे जो गैसेस पाए जाते हैं मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम के कारण, इसीलिए इसको आइस जायंट भी कहा जाता है। नेपच्यून इज द फारदेस्ट एंड हैव लॉन्गेस्ट ऑर्बिट। नेपच्यून के पास जो है, नेपच्यून जो है सबसे दूर का प्लैनेट है और सबसे बाहर का प्लैनेट है और ये जो है इसका जो ऑर्बिट है वो सबसे लंबा है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि वीनस और जो यूरेनस है वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, जबकि बाकी के जितने प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट, यानी हमारे अर्थ को लेकर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जो है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करते हैं। अर्थ के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। Earth is the third nearest planet from the sun। सन से जो ये तीसरा जो नियरेस्ट प्लैनेट है एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके दो पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। निचले भाग को हम लोग साउथ पोल और ऊपरी भाग को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और ये थोड़ा फ्लैटेंड है ये जो है अर्थ, इसी कारण इसको जियोड शेप कहते हैं, यानी कि अर्थ शेप्ड। ब्लू प्लैनेट भी इसको कहा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2/3 ऑफ वाटर सरफेस। यहाँ पे जो है 2/3 पानी से ये ढका हुआ है, इसका पूरा सरफेस जो है 2/3 जो है पानी से ढका हुआ है और स्पेस से देखने पर ये ब्लू कलर दिखाई देता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या है? यहाँ पे जो है प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट, जैसे कि हमारे पास एयर है, एटमॉस्फेयर है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास लैंड है। सो ऑल द फेवरेबल क्लाइमेट एंड कंडीशन, ड्यू टू दिस फेवरेबल क्लाइमेट एंड कंडीशन द लाइफ इज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। द मून, नेक्स्ट है मून। अब हम देखेंगे
सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट हमने अभी तक जो है ग्रहों के बारे में यानी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट यानी कि जिसको उपग्रह कहते हैं। जिस तरह प्लैनेट जो है सन के अराउंड जो है मूव करते हैं, उसी तरीके से कुछ हेवनली बॉडीज जो होते हैं वो प्लैनेट्स को रिवॉल्व अराउंड करते हैं, प्लैनेट्स को चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। इसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप्स। सैटेलाइट जो है दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड मैन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून जो है अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। हमारा सिर्फ अकेला जो है ये नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा भी बहुत सारे मैनमेड सैटेलाइट भी हैं, जैसे कि आपको एडुसेट है, इनसैट है। ये सारे जो है सैटेलाइट्स है जो टाइम टू टाइम जो है पृथ्वी से जो है अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, ताकि ये जो है डिफरेंट चीजों में हमारी हेल्प कर सके। जैसे एडुसेट जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स को लेकर जो है उसको लॉन्च किया गया था। अर्थ का जो डायमीटर है ये मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/3 है। और ये जो है हमें सन के मुकाबले अगर हम इन्हें देखें तो जो मून है हमें बड़ा दिखाई देता है। रीजन है कि ये अर्थ से काफी नजदीक है। इसकी जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। और ये जो है इट टेक्स 27 days to revolve and exact time to rotate। मून को जो है स्पिन करने में दोनों में इसको 27 डेज लगते हैं। और यही रीजन है, दिस इज द रीजन दैट वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ द मून। हम लोग सिर्फ एक भाग ही मून का देखते हैं, दूसरा भाग हमें दिखाई नहीं देता है। और मून को आप ध्यान से देखेंगे तो उस पे बहुत सारे शैडोज दिखाई देते हैं। और ये शैडोज जो है वो वहां पे जो प्रेजेंट जो गड्ढे हैं या माउंटेन्स हैं इसकी वजह से हमें दिखाई देते हैं। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो फर्स्ट मैन है टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और इन्होंने जो है 21 जुलाई 1969 को जो है मून के सरफेस पे अपना कदम रखा था। एस्टेरॉइड्स, next is asteroids. So numerous tiny body that move around the sun is called the asteroids। ये एस्टेरॉइड्स जो है ये कहीं ना कहीं ग्रहों के टूटे हुए जो है पार्ट ही हैं, जो कि अभी भी जो है सन जो एस्टेरॉइड्स हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच ऑर्बिट के जो ऑर्बिट जो है बीच का ऑर्बिट है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इज मेटेoroids। मेटेoroids आर आल्सो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। ये भी जो है रॉक्स का जो है छोटे छोटे पीसेस है जो कि सन का चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी ये जो मेटेoroids होते हैं ये चक्कर लगाते हुए अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाते हैं और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ये फ्रिक्शन के कारण जो है इसमें जो है ये जलने लगते हैं और इस तरह जलते हुए पृथ्वी पर आने लगते हैं, और जिसके कारण ये गिरते हुए टूटते हुए तारों की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको शूटिंग स्टार भी हम कहते हैं। और ये जो शूटिंग स्टार है, जब कभी कभी ये ज्यादातर तो मेटेoroids जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ऊपर ही जल जाते हैं, जो हमारा मेसोस्फीयर है। लेकिन कुछ ऐसे मेटेoroids हैं जो पृथ्वी पर आ जाते हैं, नहीं जलते हैं और बिना जले वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जहां पे ये गिरते हैं वहां पे बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। तो ऐसे जो मेटेoroids होते हैं उन पृथ्वी पे जो बिना जले आ जाते हैं उनको हम लोग मेटियोर कहते हैं। गैलेक्सी क्या होता है? सो व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। ये बहुत सारे स्टार्स का जो है क्लस्टर है जो गैलेक्सी है। हमारा जो गैलेक्सी है उसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं और हमारा सोलर सिस्टम जो है इसी का पार्ट है। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज मेक्स यूनिवर्स। ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर जो है यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो है द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो इस ये जो लेसन है वो हमारे ग्लोब के बारे में और उसमें डिफरेंट जो लाइनें हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। सो ग्लोब होता क्या है? तो ग्लोब इज जस्ट अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की तरह एक उसका जो है 3D मॉडल है जो हमें अर्थ को रिजेंबल करता है, ताकि हम अर्थ के बारे में जो है इजिली जो है स्टडी कर पाए। सो द एक्सिस ऑफ द ग्लोब इज स्लाइटली टिल्टेड। आप लोगों ने ग्लोब को बहुत बार देखा होगा और जिसमें आपको दिखेगा कि ग्लोब जो है हल्का झुका हुआ है। सो ये जो टिल्ट है
यस वो टिल्टेड ये जो टिल्ट है ये यस सर, हाँ वो टिल्टेड रहता है। यस हाँ, दैट इज 23.5 डिग्री। ये जो टिल्टेड होता है ये 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है। सो दिस लाइन इज और tilted just as Earth has slight tilt with its orbit. It is shown rotate on a line passing through it. और इसके बीच से एक पिन जैसा, ऐसे तो जनरली ये सारे इमेजिनरी लाइन है जो हमने इमेजिन कर रखे हैं, बट हम लोग इसको जो है ग्लोब को पढ़ते समय, उसको स्टडी करते समय ये सारी लाइनों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो बीच से जो लाइन क्रॉस होता है इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। एंड बोथ द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर मार्क्ड ऑन द ग्लोब। ऊपरी पार्ट को हम लोग, जो ऊपरी छोर है ग्लोब का, उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और निचली छोर को पोल कहते हैं। और ये जो है पोल्स जो है ये फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं अर्थ पे। दूसरी जो इमेजिनरी लाइंस हैं दैट इज रनिंग ऑन द ग्लोब नॉन एज इक्वेटर। ये इंपॉर्टेंट जो है इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो भागों में, अर्थ के बीचों बीच जो हमारा जो लाइन पास होता है सर्कल में, इसको हम लोग जो है इक्वेटर कहते हैं। और ये जो है अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में। ग्रीड लाइंस जो होते हैं जब यानी कि जो आपको पैरेलल लाइन है और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन से जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये लोग जो है चौकोर डब्बे जैसा बनाते हैं, इसी को हम लोग ग्रिड लाइंस कहते हैं। ये हमें जो है काफी हेल्प करता है डिस्टेंस को फाइंड करने में, प्लेसेस को फाइंड करने में, डायरेक्शंस को फाइंड करने में ये हमें हेल्प करता है। Parallels of latitudes, जो लाइन दैट इज द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ। द पैरेलल लाइंस दैट अक्रॉस फ्रॉम north to south or east to west, that is called the parallel lines. These lines are drawn horizontally on the globe. ये horizontal lines होते हैं between the 2 poles and are parallel to the equator, और ये equator के parallel होते हैं। टोटल जो होते हैं ये आपको 180 होते हैं, 180 डिग्रीज होते हैं। 90 डिग्रीज जो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पार्ट में एंड 90 डिग्रीज जो है इक्वेटर के नीचे साउथ पार्ट में होते हैं। सो ऑल द अदर लाइंस ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री एंगल। जितने भी लाइंस होते हैं वो 1 डिग्री एंगल के डिस्टेंस में जो है वो खींचे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, जिसमें है इक्वेटर को छोड़कर 0 डिग्री जो है इक्वेटर है, और इसको छोड़कर जो है कुछ और इंपॉर्टेंट जो है पैरेलल्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल है 90 डिग्री में, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में, और 4 पैरेलल्स हैं दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक सर्कल है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। सो ये जो इम्पोर्टेंट जो पैरेलल्स है ये काफी हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग इन पैरेलल्स का इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि ये हमारे अर्थ को जो है 3 हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया होता है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं, और ये जो है सबसे गर्म एरिया होता है बिकॉज ये बीचों बीच का पार्ट होता है और सन का डायरेक्ट जो रेज है इसको रिसीव होता है थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए ये सबसे गर्म प्लेस होता है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। जो नेक्स्ट है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। ये जो है
टेम्परेट जोन कहलाता है। सेम इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया होता है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। ये जोन जो होता है वो थोड़ी स्लैंटिंग होती है यहाँ पे सन की रेस, लेकिन यहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुंचती है और ये बहुत ज्यादा ना तो ठंड प्लेस होता है, ना ही बहुत ज्यादा जो है गर्मी का प्लेस होता है। और इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है नॉर्मल जो है रेंज में जो है यहाँ पे टेम्परेचर होता है। एंड लास्ट वन इज फ्रॉम 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। इसके बीच का जो एरिया होता है इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं, बिकॉज दिस एरिया रिसीव वेरी स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर एंड सो ये जो है सबसे ठंडा प्लेस होता है। और यहाँ पे जो है अगर रिवॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अर्थ का जो है 6 महीने जो है नॉर्थ पोल अंधेरे में होता है और 6 महीने जो है साउथ पोल अंधेरे में होता है और 6 महीने जो है नॉर्थ पोल में सूर्य चमकता दिखाई देता है और 6 महीने साउथ पोल में जो है सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। जो अर्थ जो है टोटल जो है रोटेट करता है ये 360 डिग्री में, नेक्स्ट है वर्टिकल लाइंस और longitudinal line. So what is longitude? So line that crosses from north to south, that runs from north to south is called the longitudinal lines of longitude. और ये जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये टोटल 360 है। पूरे अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे जो ये लाइन खींची गई है वो 360 है। एंड ये इसको जो है रोटेट करने में, अर्थ को स्पिन करने में जो है 360 डिग्री जो है 24 आवर्स लगते हैं। और ये जो है 24 आवर्स यानी कि 15 डिग्री 1 घंटे में रोटेट करता है। दैट मीन्स 1 डिग्री जो है 4 मिनट में रोटेट करता है, यानी कि 1 डिग्री रोटेट करने में जो है अर्थ को जो है 4 मिनट का टाइम लगता है। तो ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये हमें जो है टाइम को फाइंड आउट करने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, मेरिडियंस ऑफ जो लॉन्गिट्यूड में जो प्राइम मेरिडियन है ये जो है इंग्लैंड के जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है ग्रीनविच इंग्लैंड में, वहां से पास करता है, जो कि 0 डिग्री है ये जो प्राइम मेरिडियन है। एंड यहाँ से ईस्ट की तरफ जो है लाइन, ये जो है 2 भागों में जो है पूरे ग्लोब को ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करती है। और यहाँ से हम लोग जो है टाइम को जो है इंटरनेशनल टाइम को जो है यहाँ से हम लोग देखते हैं। और इसके ईस्ट में जो है हम लोग एक जो भी है उतना बढ़ा देते हैं हम लोग टाइम को, और वेस्ट में जो है टाइम को घटा देते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है दिन का, तो हम लोग 15 डिग्री ईस्ट में अगर हम लोग टाइम को फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग 15 डिग्री इंटू 4 यानी कि 60 मिनट हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा का अंतर होगा। तो ईस्ट में हम लोग 1 घंटा जो है बढ़ा देंगे, दैट मीन्स कि ईस्ट में 1 PM हो रहा होगा। वहीं पे वेस्ट में 15 डिग्री वेस्ट में जो है हम लोग 1 घंटा घटा देंगे, क्योंकि ये पीछे हो जाता है यहाँ का टाइम। तो क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो है 11 AM हो रहा होगा। इसका मतलब है 1 डिग्री बराबर है। इसके अलावा एक और लाइन है, बता इसके इसके अलावा एक और लाइन है 180 डिग्री लाइन, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और हम लोग डेट को इससे जो है फाइंड आउट करते हैं जब हम लोग एक देश से दूसरे देश में सफर करते हैं तब। एंड दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। देखिए, मैं बोलना चाह रहा था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन में आपको हेल्प पड़ेगा। अगर एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि 30 डिग्री बराबर कितना आपको डिफरेंस दिखेगा ग्रीन से लेकर के ईस्ट में, राइट? वॉइस ओके? सबको आवाज आ रही है? यस, ओके।
तो आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है या कोई डाउट होता है तभी पूछ सकते हैं। अब रूपम जी, इससे रिलेटेड आपने जो आपने बताया 6 क्लास का एनसीईआरटी का अभी बता रहे थे, तो कोई भी क्वेश्चन आप रेंडमली 4-5 क्वेश्चन रेंडमली आप पूछ लीजिए, बता दीजिए। इन्होंने थ्योरी बता दिया आप लोग को, लेकिन आपके दिमाग में कितना क्या है पता चल जाएगा। ओके। Pluto is considered a dwarf planet from which year? Pluto is considered as dwarf planet from which year? 2006. Okay, so 2006. Sun is made up of very hot gases. Can you name some important gases? Hydrogen and helium. What is the distance from the Earth? What is the distance of the Sun from the Earth? 150 million. 1.5 million. Yes. So Neil Armstrong was a step on the moon in which year? हमें बहुत दिक्कत हो रही है आज, तो पता नहीं क्या हो रहा है। 21st July 1969. The answer is 21st July 1969. हम क्वेश्चन नहीं सुन पा रहे हैं, आपका पास बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके, मैं रिपीट करती हूँ फिर से। I said that Neil Armstrong was the first man to step on the moon surface. So in which year he stepped on the moon? 1969. Okay, right. What is the distance of moon from the Earth? What is the distance of the moon from the Earth? चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है? चंद्रमा से अर्थ की दूरी कितनी है, ये पूछ रही हूँ मैं। Okay, 384 option. 384,365. नहीं, 400. 384,400 किलोमीटर। ओके। अच्छा, ये अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। 4 मिनट। ठीक है, हाँ ठीक है, सही आंसर है। जो इमेजिनरी लाइन है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो चलती है, उसे क्या कहते हैं? यस, देशांतर रेखा। रिपीट कर दीजिए जरा। देशांतर रेखाएं। हाँ, लॉन्गिट्यूड। ओके। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं अर्थ पे? 90? Yes? नहीं, ये लैटिट्यूड्स हैं, जिसको हम लोग यस। ओके सर, बस इतना ही।
ओके, थैंक यू। चलिए, कुछ समझ आया? बाद में आप रिकॉर्डेड अगर किसी को मिस हो गया होगा, क्योंकि कई लोग का डिस्कनेक्ट हो रहा था और कनेक्ट हो रहा था बाद में, तो रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्चना जी, आपने तैयार किया था कुछ? ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यह स्टार्ट कर देता हूँ। ऑन द 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। आज नए एक पर्सन आए, अब्दुल जी, मिस्टर अब्दुल जी, वेलकम। कंटिन्यू